नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अक्षय पाठशाला ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूपी बोर्ड ने अपना 2025 का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो अनाउंस कर चुके हैं। तो उसी के आज हमारी कोचिंग की छात्रा अक्षय पाठशाला ऑफिशियल की जो छात्रा है ऑफलाइन सेंटर पढ़ती हैं, ये इनका नाम है आराधना राजपूत। और इन्होंने अपने इनके जो ओवरऑल जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट आया है, इन्होंने क्लास 10th में 90% जो हमारा ओवरऑल स्कोर है इन्होंने प्राप्त किया है और इन्होंने मैथ्स में 97 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आज के इंटरव्यू में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने बोर्ड एग्जाम में 90% अंक कैसे प्राप्त किए और इन्होंने किस प्रकार से अपनी तैयारी की कि इनके मैथ्स में 97 मार्क्स आए हैं। तो राधना, आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षय की पाठशाला ऑफिशियल में। तो आपका सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि आपको कैसा लग रहा है जब आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। घर में सब खुश थे? हाँ, सब लोग खुश थे। होना ही चाहिए, 90% है तो जो नॉर्मल सी चीजें हैं। और जब रिजल्ट आता है तो एक सबसे बड़े बहुत एक एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या होगा, ऐसा ना हो मेरे मार्क्स इतने थे, मेरे मार्क्स इतने आ जाए, यानी एक डर लगा रहता है। लेकिन जब आ जाता है तो बहुत एक संतुष्टि रहती है। हाँ। ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा सब कुछ सही सही हो गया। हाँ, और अगला क्वेश्चन आता है राधा दीदी, जैसे मान लो काफी सारे बच्चे भी कहते हैं और जैसे मान लो ये क्वेश्चन मोस्टली यही आता है, जैसे मान लो आपने जब पढ़ाई की थी अपनी, तो आपको पढ़ाई किस प्रकार से तैयारी की थी? मतलब पहले आपने ये सोचा था कि मुझे बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर लाना है, या मतलब आपने नहीं सोचा था? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। जब हम आप पढ़ते गए समझ में आया तो हम यानी अच्छा लगने लगा कि अच्छी परसेंट बनेगी तो अच्छा लगेगा। यानी आपको मतलब पहले डिसाइड नहीं किया था कि मुझको इतने मार्क्स लाने हैं या इतने जो करना है, पहले टारगेट नहीं बनाया था। तो आपने ये क्या मतलब धीरे धीरे आप पढ़ते गए थोड़ा सा, और किसी ने आपको मोटिवेशन दिया कि मतलब ऐसे ही आप मतलब? नहीं, हम मोटिवेशन मिला तभी अच्छा लगा। घर वालों ने मोटिवेट किया होगा। हाँ। तो अच्छी बात है आपने। और देखो एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही आता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई घंटे देखकर नहीं की जाती। हाँ। पढ़ाई मन से की जाती कि हमें अच्छा लगे पढ़ना है तो पढ़ाई। ऐसा नहीं कि मतलब मन लग नहीं रहा है, हाँ। आपको किताब ले बैठे, आपने कहा नहीं हमें 6 घंटे पढ़ना है, आप बैठे, यानी मन भी लगना चाहिए। हाँ। और टॉपिक वाइज पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आप किताब लेके बैठ गए, अब आपने किताब ले लिया, आपको पता नहीं हमें पढ़ना क्या है, तो वो भी एक डिसाइड करना चाहिए। ये भी सही बात है। तो यानी घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, हमें टॉपिक के हिसाब से पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि काफी सारे बच्चे जो रहते हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन जो मोस्टली बच्चे वो क्या है, फ्री फायर, पबजी, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं। तो मतलब आपका क्या कहना है, मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हमें अपने वास्तविक जीवन में जीना चाहिए। वास्तविक जीवन में जीना चाहिए, नहीं सोशल मीडिया दिखा रहे हैं कि जीवन में नहीं जीना चाहिए। और वैसे भी इससे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, आपका समय की लॉस होता है। मान लो आप बैठे थे थोड़ा सा मोबाइल चलाने के लिए, आप 2 घंटे 3 घंटे निकल गए, तो उसमें आप ये बहुत ज्यादा होता है। ये सबसे ज्यादा होता है। कई बच्चे रील्स देख रहे हैं, उन्हें 1-2 रील्स देख लें और 2 घंटे स्क्रॉल करते जाते हैं और 2 घंटे का होगा पता नहीं चलता। तो यही है, अपना उससे दूर रहना चाहिए। दूर रहना। सही बात है। और एक क्वेश्चन और आता है कि आज के टाइम पे क्या है, आप तो जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, ऑफलाइन पढ़ाई। तो मतलब आपकी जो पढ़ाई थी, यानी आपने क्लास 10 में तैयारी की, तो आपकी मतलब पढ़ाई तैयारी कैसी थी? मतलब मोस्टली आपने ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन? मैंने मोस्टली ऑफलाइन की थी, लेकिन कभी कभी जो टॉपिक समझ में नहीं आता था तो ऑनलाइन देख लिया। यानी आपने कहने का मतलब ये कुछ टॉपिक्स के लिए आपने ऑनलाइन की मदद ली थी और मोस्टली आपकी पढ़ाई ऑफलाइन ली थी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ्स की। काफी सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। मैंने देखा है काफी सारे बच्चों को वो मैथ्स से ऐसे ना, मैथ्स को इतना हवा बनाए रहते हैं भाई, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा लगता है बच्चों को। लेकिन आपका जिस मान लो आपके 97 मार्क्स आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? मतलब मैथ से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? नहीं, मैथ बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ। सही बात है। तो मतलब आपकी मैथ्स की तैयारी कैसी थी? आपने मतलब आप मतलब बेसिक से बता दीजिए, मतलब जो नए बच्चे हैं मान लो जो देख रहे हैं आप इंटरव्यू, तो मतलब वो समझ सकें कि गणित की तैयारी कैसे करें, तो कैसे करना चाहिए? मैंने मोस्टली तो गणित की तैयारी ऑफलाइन की है और थोड़ी थोड़ी ऑनलाइन भी की है आकाश भैया की पाठशाला से। मैं बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स अच्छी रहती मैथ के लिए, उसको फॉलो करें। फॉलो करें। और उसके बाद पीवाईक्यूज और वो क्या रहती अनसॉल्व लगानी चाहिए, मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट जरूर लेने चाहिए कि हमने वीक में क्या किया। हाँ, उससे मतलब ये हो जाता है अपन लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ हमने एक हफ्ते में क्या पढ़ा, हमको क्या लर्न है क्या लर्न नहीं है। तो क्या होता है कई बार बच्चे मान लो उन्होंने 2 चैप्टर पढ़े, आपने टेस्ट नहीं दिया, तो आप अपने आप का एनालिसिस नहीं कर पाते कि मुझको क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो वो भी करना चाहिए।
और आपको क्या कहना चाहे, मतलब जो आप मैथ्स के लिए मतलब एक बुक इनफ है या मतलब 2-3 बुक्स उसको और पढ़ना चाहिए? एक बुक इनफ है। एक बुक एक इनफ बुक को 10 बार पढ़ो या 10 बुक को एक बार, वो नहीं होता। वो गलत है। हाँ। यानी एक अपन लोग एक बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को एक एक बार। बार। अगर उसको आप सोचेंगे उसको वन टाइम पढ़ें, तो वन टाइम पढ़ेंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। आप एक बुक को 10 टाइम्स पढ़ लेंगे तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपका जो सवाल है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो और आप मतलब जो मैथ्स रहता है, जैसे मैथ्स में जैसे मान लो आपके 97 आए, तो आपको कहाँ चूक हो गई, आपको क्या लगता है कि आपके वो 3 मार्क्स में रहे? सवाल वगैरह अगर कोई गलती हो गया हो? हाँ, मुझ पे एक एमसीक्यूज गलत हो गया था। अच्छा। वो थोड़ा नंबरिंग की। तो और यानी कहने का मतलब ये है, मतलब मोस्टली क्या होता है, कई बच्चे मैंने ये देखा है कि एग्जाम प्रेशर में, हाँ। तो आपको क्या लगता है एग्जाम प्रेशर इसमें रोल अदा करता है नहीं करता? हाँ, करता है बिल्कुल। वो सबसे लोग ज्यादा। आते तो एकदम डरा के जाते। यानी कहने का मतलब ये है, जो बच्चे अभी इंटरव्यू देख रहे हैं मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूंगा कि आपको एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, आपको डराना नहीं है। आप हमेशा जब भी एग्जाम में जाएं तो आप ये सोचें कि मैं नॉर्मली टेस्ट दे रहा हूँ, आपको डराना नहीं है कि मैं बोर्ड एग्जाम में बैठा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे के जो आते हुए सवाल, आती हुई चीजें वो मिस्टेक कर देते हैं। कई बार मैंने बच्चे, पिछली बार में मेरे ऑफलाइन बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जो एमसीक्यू मान लो उन्होंने आंसर निकाल लिया, उसका आंसर बी था, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर में बी की जगह पे सी भर देते हैं एमसीक्यू। मेरे साथ भी हुआ हाँ, था। तो वही मिस्टेक है, उसको सुधारना चाहिए। तो दीदी की जो गलतियां हैं तो उनसे आप सीख लें और उनको आप लोग सुधारें, ठीक है। तो आपको मैथ में मतलब वो थोड़ा सा आपकी मिस्टेक होगी, उसकी वजह से आपके 100 मार्क्स होते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, लोग साइंस की। तो आपने मतलब साइंस की तैयारी कैसे की? कई बच्चों को साइंस तो टफ लगती है भाई। मैंने साइंस की तैयारी ज्यादातर तो मैंने ऑनलाइन की है, और स्टार्टिंग में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, पर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी की और ऑनलाइन भी कोचिंग। सेल्फ स्टडी और मैं मतलब उसके नोट्स वगैरह बनाए थे आपने? नोट्स बनाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं ना, सही बात है। लास्ट के जब एग्जाम आता तो वही याद आते कि नोट्स मिल जाए तो पढ़ ले। मतलब आपको ये पूरा बुक नहीं उठाना पड़ता है, आप नोट्स से अपना काम चला लेते हैं। और उसके बाद अपन लोग बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को आपने किस प्रकार से? इंग्लिश की मैंने कोचिंग लगवाई थी, और स्टार्टिंग में मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने ज्यादातर ग्रामर को इम्पोर्टेंस दी। ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बच्चे ग्रामर पर ध्यान नहीं देते, जैसे मान लो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, नैरेशन है, डायरेक्ट एंड, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। स्टोरी वगैरह है, उसको भी ध्यान देना चाहिए, सही बात है। और हिंदी की बात करें, अपन लोग हिंदी की तैयारी कैसे की थी आपने? हिंदी की मैं तो पूरी स्कूल पे डिपेंड थी हिंदी के लिए, तो मैम अच्छी पढ़ाती थी। हाँ, स्कूल की टीचर आप अच्छी। चलो, अच्छी बात है। मतलब आप कोई भी है, आप वो जैसा करवाते हैं हम वही करते हैं। टीचर को फॉलो करो, ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स का भला ही होता है। और सबसे अब बात आ जाती है अपनी एसएसटी की। कई सारे बच्चे तो कहते हैं भाई मुझको इतिहास याद नहीं होता, सामाजिक समझ में नहीं आता। तो मतलब आपको कैसा लगता है? एसएसटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट था? बहुत कम लोग रहते हैं जिसको एसएसटी पसंद रहे। और मुझे वो डेट्स और वो सन रहते वो बहुत जल्दी याद होते थे। चलो, अच्छी बात है। कई सारे बच्चे तो ये कहते हैं मुझको सन याद नहीं होता है। आपका था उल्टा है कि आप कहते हैं मुझको सन याद हो जाते हैं। अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि कई सारे बच्चे, आप तो मतलब टिप्स बता दीजिए आप, मतलब जो बच्चे हैं अपने वो कैसे याद करें। कई सारे बच्चों को तो याद नहीं रहता है। तो मैंने तो स्कूल की मैम थी उन्हीं को फॉलो किया था, और सेल्फ स्टडी की थी। मैं तो और पूरा चैप्टर उठाती थी और एक बार में एनालिसिस कर लेती थी। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसे मान लो कई सारे बच्चे कहते हैं, जैसे मान लो दीदी की बात में इंक्लूड करना चाहूँ, जोड़ना चाहूँगा, जैसे मान लो आपको सन वगैरह याद नहीं होते। देखो भाई, सन वगैरह एक ऐसी चीज होती है कि जो थोड़ा सा अपन लोग, कई चीजें क्या घटना है, मान लो कोई घटना से रिलेटेड है तो कभी कभी उससे जल्दी याद हो जाता है। और कई चीजें मान लो नहीं याद होती, उसको मैं आपसे यही कहूंगा, उसको आप रिवीजन कर लीजिए और प्रयास कीजिए उसके नोट्स बनाएं। आप एक फ्लो चार्ट्स बना लें कि हाँ ये घटना है, ये इस सन में हुई थी, उससे ज्यादा फायदा होता है। जो घटना होती है उनमें इंटरेस्ट लिया करो तो वो खुद ब खुद याद हो जाती है। तो एक तरह का और ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस घटना में था, शामिल था, उससे जल्दी चीजें याद होती हैं। और ड्राइंग की आपने कैसे तैयारी की? ड्राइंग तो मेरी बहुत बेकार थी। बेकार नहीं कह सकते भाई, अगर आपकी बेकार नहीं होती दीदी तो फिर आपके मार्क्स कैसे आते? तो मतलब थोड़ी बहुत तो आपने प्रयास तो किया होगा। कैसे? हाँ, मैं बनाती रहती थी, वो आलेखन सबसे ज्यादा नहीं। तो मतलब जैसे मान लो आप कह रही हैं मेरी ड्राइंग खराब थी, तो मतलब जैसे मान लो जो बच्चे आएंगे तो उनको आप क्या सलाह देंगे? मतलब ड्राइंग शुरुआत से बनाना चाहिए कि लास्ट मोमेंट में बनाना चाहिए? ड्राइंग स्टार्टिंग से करनी चाहिए। और जब तक करनी चाहिए तब तक तुमको अच्छी नहीं आ ना हो जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मान लो कई सारे बच्चे कहते हैं, मैं तो आपसे ये कहूंगा भाई आप कुछ ना करें तो आप वीकली टू वीकली आप कोई आलेखन है, प्राकृतिक जो भी आप उसको बनाते रहें।
और पहले से डिसाइड कर ले कि हमें आलेखन बनाना है या प्राकृतिक दृश्य बनाना है। डिसाइड कर ले। देखो मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं 10th में था तो मैं क्या करता था भाई, मेरा जब मन नहीं लगता था पढ़ने में तो मैं तो बस ड्राइंग बनाने लगता था। देखो सबसे अच्छी है ड्राइंग क्या, आपके पास एक पेन है, पेज है, आप बनाइए और ये कलर बढ़िए। आपका मन नहीं लग रहा है तो जब आप उसको बनेंगे तो उससे क्या होता है, आप मैं तो आपको बताऊं, मैं कला जो बनाता था डोपामाइन रिलीज होता था मेरा, बहुत खुशी आनंद मिलती थी। तो जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, देखो मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे, मान लो किसी को और चीजें अच्छी, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना, भाई अपने में तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। और जैसे मान लो, हाँ अब जैसे मान लो वही बात आ जाती है कि मैं जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, आपने अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब मान लो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो आप पढ़ते पढ़ते बोर होने के बाद क्या करते हैं, मतलब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो फिर उस टाइम आप क्या करते थे? ज्यादातर तो वही गाना सुनते थे, वही अच्छा फील करा देते, थोड़ा मोटिवेट हो जाते थे और उनसे। चलो अच्छी बात है। और जैसे मान लो कई सारे बच्चे, मतलब मैं आपसे, मतलब आप जवाब तो दे ही चुके हैं सवाल का आंसर, लेकिन मैं एक बात पूछाऊंगा कि मतलब जो डिस्ट्रैक्शन होता है, तो जैसे मान लो कई सारे बच्चे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो खेलते ही रहते हैं, मान लो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो मतलब जो डिस्ट्रैक्शन रहता है आप उसको कैसे कंट्रोल करें, मतलब जो हमारा मन भटक रहा है तो हम उसको कैसे नियंत्रित करें? आप ये और थोड़ा सा टिप्स दे दिए बच्चों को, मतलब किस प्रकार से कि मतलब जो चीज़ें हैं अपने टीचर्स को सुने या मोटिवेशनल वीडियो देखें, तो मतलब किस टाइप से आप, मतलब आप कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचते थे, आप तो ये बताइए। हमें कभी डिस्ट्रैक्शन हुई नहीं। सब लोग बोलते थे कि पढ़ लो, और स्कूल कोचिंग इसी में सारा टाइम निकल जाता था। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन का कोई आपके पास चांस ही नहीं था। और लेकिन मैं टिप्स देना चाहूंगी कि डिस्ट्रैक्शन बहुत बुरी चीज होती है, तो आपको खुद को संभाल कर रखना चाहिए। और मतलब एक टीन एज होती है, तो इस टीन एज को अपन लोगों को अच्छे से जीना चाहिए। कई बच्चे इस टीन एज को थोड़ा सा गलत वे में यूज करते हैं, तो मतलब मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि भाई आप अपनी इस एज है जो आपकी टीन एज है, आप इसको अच्छे से जिए। आप फालतू की मतलब जो आपके काम रहते हैं उनमें ना रहें। आपको खेलना है, आप लिमिटेड खेलिए। आपको पढ़ना है, आपका काम इस एज का पढ़ने का है, आप मोस्टली पढ़ाई करिए, तो उससे अच्छा रहता है। डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहना चाहिए। मैं आपसे ये कहूँगा भाई, डिस्ट्रैक्शन आपको अपने आप से, आप देखो इतनी भी छोटी नहीं है कि आप ये ना समझ सकें कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। तो भाई आप उससे बचें। आप ये नहीं करें कि आपको पता है कि सामने कुआं है और आप उसमें छूट जाएं, क्योंकि आप किशोर और किशोरी हैं। तो ऐसा आप इससे बच के रहें। और जैसे कि मान लो और एक चीज बात आती है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, मान लो आप कोई भी एग्जाम का आपका सब्जेक्ट कोई भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप पढ़ते पढ़ते आप काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो बोर होने के बाद फिर आप रिलैक्स के लिए क्या करते थे? थोड़ा घूमते हैं, अगर कोई खेलने मिल जाता तो खेलने लगते हैं। सही बात है। मान लो आपको खेलना है, खेल सकते हैं हल्का फुल्का, ये नहीं कि आपने थोड़ा सोचा था 5 मिनट खेल रहे हैं आप 2 घंटे, नहीं, इतना ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात है। और एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये ज्यादातर बच्चे क्या, मैं आप जो भी रहे उस टाइम पे, जैसे मान लो अब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, ठीक है, मान लो अब 1 महीना है या 2 महीना है, यानी एग्जाम टाइम या 15 दिन है, तो एग्जाम टाइम पर आप किस प्रकार से मतलब अपना रिवीजन करते थे? ये मोस्ट क्वेश्चन। हम तो अनसॉल्व उठाते थे, और पूरे वो एग्जाम में सीट नहीं रहती, बस वो ली और 3 घंटे के लिए लिखने बैठ गए कि हमें कितना आता, क्योंकि हमने तैयारी अच्छी की थी तो हमें आता था। जो नहीं आता था उसे हड़बड़ा के देखते थे कि ये क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, उसे अच्छे से पढ़ते थे। और मतलब मेरा वो आपको क्वेश्चन मैं समझ चुका हूँ, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने जो था, आप मतलब एग्जाम के पहले आपने मतलब पूरा 3 घंटे का पेपर लिखा, वो तो ठीक है, मैं वो क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि आपने रिवीजन कैसे किया? आपने नोट्स वगैरह बनाए थे, या फिर आप मतलब क्वेश्चन बैंक जो मॉडल पेपर रहते हैं आपने उससे पढ़ाई की? मतलब इसमें आप क्या, मतलब आपने नोट्स से पढ़ाई रिवीजन किया था या क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर से? मैंने सबसे पहले देखा कि कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस फिर अपने नोट्स उठाए और रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़े हमने। तो दीदी का कहने का मतलब ये है कि जो आप एनालिसिस कर लीजिए, जो आपके अनसॉल्व्ड पेपर हैं या मॉडल पेपर हैं, उसमें देख लीजिए कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनका रिवीजन करें। और दीदी ने जो नोट्स बनाए थे, दीदी अपने नोट्स से भी उस टाइम का रिवीजन करें। यानी आप जो मोस्टली बच्चे होते हैं ना, टॉपर हो या कोई भी हो, तो मैं आपको ये कहूँगा जो आप शुरुआत से नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स इंपोर्टेंट होते हैं। आपको क्या है, उस नोट्स की मदद से आपको पूरी बुक नहीं उठानी पड़ती। जैसे मान लो आपका इंग्लिश है, आप मान लो आपका कोई पूरा चैप्टर, तो आप पूरा चैप्टर थोड़ी उस टाइम में एग्जाम टाइम में इतना थोड़े पढ़ा। अगर आपने एक समरीज की तौर पर अपना नोट्स बनाए हैं तो आपने समरीज पढ़ लिया, आपको स्टोरी समझ में आ जाती है, उसे रिवीजन हो जाता है। सही बात है। और एक और क्वेश्चन आता है, अब जैसे मान लो
अब आपका स्ट्रीम चेंज हो जाएगा। अब अभी हाई स्कूल में थे, आपको 6 सब्जेक्ट थे। अब आप जैसे 11th 12th में जाएंगे तो आपको हो सकता है कई बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कई लोग बायो लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, आर्ट्स भी लेते हैं कई बच्चे। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे? हम तो मैथ लेना चाहेंगे। सिंपल सी बात है, जब आपको हाँ मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए तो मैथ्स ही लेंगे। तो मतलब मैथ्स आपको अच्छा लगता है? हाँ। सिंपल। और मैं घर वाले बोलते मैथ नहीं ले रहा तो फिर पढ़ाई किस लिए कर रहा है। चलो ठीक है, वो सबके अपने में घर की बात है, किसी किसी को मतलब, और फिर एक ऐसा है ना, मतलब एक इंटरेस्ट होता है भाई, हाँ किसी का इंटरेस्ट बायो में है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो भाई अब डॉक्टर बनना है तो वो मैथ से थोड़ी नहीं डॉक्टर नहीं बनने हाँ। जाएगा नहीं, और किसी को मान लो लेकिन सब। वो लोग ड्रीम्स के लिए भी हाँ ये नहीं ड्रीम्स। करते कि तुम्हें मैथ ही लेना बायो लेना, हमें हाँ मैथ पसंद है तो बस। मैं एक क्वेश्चन जरूर कहना चाहूंगा जो मोस्टली बच्चे देख रहे हैं इंटरव्यू, कि देखो, और मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने जो सपने हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, वो बच्चों को मत थोपें। थोपे। आप अगर उन चीजों को बच्चों पर थोपोगे तो बच्चा प्रेशर नहीं झेल पाएगा और उसका जो मन है वो नहीं कर पाएगा। तो मैं आप जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी बड़े हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि बच्चे के जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसको वो करने दीजिए। आप उसको वो करने देंगे तो वो उस फील्ड में अच्छा करेगा। मान लो किसी को मैथ्स पसंद है, आप उसको बायो दिला दें हाँ। तो कैसे उसको मजा नहीं आएगा। मान लो उसको मैथ्स पढ़ना पसंद था, आपने उसको डॉक्टर बना दिया, अब आप कह रहे हैं इसको चीरा फाड़ी करो, तो भाई वो मजा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जो है वो पहले कैलकुलेशन करेगा। वो एक हंसी की बात होगी, लेकिन मैं एक सीरियसली कहना चाहूंगा कि इस चीज में बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसको वो विषय दे लें, उसको पढ़ने दें। तो मोस्टली मेरे जो क्वेश्चन थे आपने आंसर दे ही चुकी हैं, और मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ें, और आगे जो आने वाले आपका अगले क्लास 12th होगी तो आप उसमें, और अभी आपके जितने नंबर आए हैं या मार्क्स आए हैं, तो पहली बात देखो, नंबर या मार्क्स भी आपकी मतलब टैलेंट को बयान नहीं करते हैं, लेकिन वो एक होता है जब आप इसी एज में, तो वो एक लगता है कि हाँ मुझको इतने मार्क्स लाने। तो मैं आपसे यही कहूँगा क्लास 12th में, आप 11th 12th में आप अच्छे से मेहनत करें और कड़ी मेहनत करें। आपने जो गलतियां की हो आप उन गलतियों को एनालिसिस करना और इन गलतियों से सीखना कि आप क्लास 12th में उन गलतियों को ना दोहराएं और अच्छी परसेंटेज आए। और फिर आपका और मैं यही आपसे कामना करूंगा इनके लिए, दीदी के लिए, कि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्लास 12th में हो और अच्छे नंबर लाएं और टॉप करें और आप अपने जीवन में और ऊंचाइयों तक जाएं। तो आपने आज ये पाठशाला को अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको पुनः मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपर्स के बाद। और आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आदर्श वेगी पाठशाला ऑफिशियल है, तो उस पर जो ऑनलाइन कंटेंट दिया जाता था, तो आप एक रिव्यू बता दीजिए कि जो कंटेंट दिया जाता था तो वो कंटेंट मतलब इम्पोर्टेंट होता था, बोर्ड एग्जाम में आते थे क्वेश्चन या नहीं आते थे? वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। और इम्पोर्टेंट मतलब, तो मेरे हाँ। कहने का मतलब ये है कि आदर्श वेगी पाठशाला पे जो आपको ऑनलाइन कंटेंट दिया जाता है वो आपको प्योर 100% वो कंटेंट दिया जाता है जो बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे थे मेरी क्लासेस के जो मैंने पढ़ाए थे, डिट्टो क्वेश्चन वही आए। डिट्टो वही है, हम तो सीधा वही लगाया कि इसका ये था। तो यानी कहने का मतलब जो है, जो आपको कंटेंट दिया जाएगा बहुत प्यूरीफाई दिया जाता है। और जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में मोटी मोटी फीस नहीं दे पाते हैं, तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप आदर्श वेगी पाठशाला को फॉलो करें, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उसकी मदद से जितनी भी लाइव क्लासेस भी होती हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है और समय समय पर आपको गाइड भी किया जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और आप अपनी बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 मार्क्स 100% ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का जितने भी लोग इस वीडियो को देखा है और आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। थैंक यू आपका, आप आदर्श वेगी पाठशाला में। थैंक यू।